ओके पीपल्स विल कंटिन्यू विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा? अरे बाबा जा पीछे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने कल डिस्कस किया. ठीक है, इसमें ये सारी चीजें नहीं इंक्लूडेड थी कल. ठीक है, ओके ओके ओके. हाउ इनकम इज जनरेटेड. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम. तो आपके जितने भी, हम यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम मतलब एक नेशन से जुड़ा हुआ इनकम है. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो इनकम जनरेट होगी. ठीक है, सो द गुड्स एंड प्रोड्यूसेस, हाउ इनकम इज जनरेटेड. ऑब्वियसली गुड्स एंड प्रोड्यूसेस विल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फर्म रिक्वायर सर्विसेज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्या कर रहा है मोबाइल में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रॉ मटेरियल आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मशीन्स आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. तो जो भी आपके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली, सो ऑल फर्म्स, all business firms which will have an industrial output will have a factor of production. ये सारे आपके factors of production हो जाएंगे. ठीक है, to produce these goods we require factor of production. ठीक है, प्रोडक्शन फेज होता है भाई साहब आपका, एक इनकम फेज होता है. ठीक है, एक्सपेंडिचर फेज एंड, तो आपका भाई साहब एक होता है देखो प्रोडक्शन फेज. प्रोडक्शन फेज में हम किस में जाते हैं भाई साहब? इनकम फेज में. ठीक है, सो फ्रॉम प्रोडक्शन फेज वी बेसिकली गो इनटू इनकम फेज. फ्रॉम इनकम फेज वी गो इनटू एक्सपेंडिचर फेज. प्रोडक्शन मतलब गुड्स प्रोड्यूस हुए, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होंगे? बिकेंगे. तो जो उन्हें बेचेगा उनके लिए इनकम होगा, और फाइनली कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा. सो जो कंज्यूम करेगा वो उसके लिए क्या करेगा? खर्चा करेगा. ठीक है, सो वन पार्टी इज गोइंग टू गेन फ्रॉम द इनकम एंड वन पार्टी इज गोइंग टू लूज. ठीक है, लूज मतलब भाई साहब उसका वैल्यू ऑफ मनी पे करेगा. ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज. सो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. दिस इज बेसिकली नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. प्रोडक्शन फेज में हमने देखा मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, देखो किसी चीज की यूटिलिटी जनरेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक टाइम था जब भाई साहब लोग मतलब कोयले से दांत मांजते थे भाई साहब. ठीक है, कोयले से दांत साफ करते थे, राख से दांत साफ करते थे, मिट्टी से दांत साफ करते थे. ठीक है, फिर धीरे धीरे पता चला कि इट इज अनहाइजीनिक. देन दे स्टार्टेड यूजिंग मे बी अ टूथपेस्ट. ठीक है, तो लेकिन ये टूथपेस्ट पे हम अचानक भयानक में नहीं आ गए, हमने इसकी यूटिलिटी जनरेट की. ठीक है, देयर वाज अ यूटिलिटी दैट वाज जनरेटेड. फॉर एग्जांपल यूटिलिटी कैसे जनरेट होती है? देखो जैसे डायमंड एक बहुत ही यूजलेस प्रोडक्ट है. डायमंड का एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज, बट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूटिलिटी हैज बीन जनरेटेड. भाई साहब उसका इतना हाइप क्रिएट किया गया है कि पीपल आर बेसिकली यूजिंग इट फॉर ऑल ऑर्नामेंटल पर्पसेस. ठीक है, तो मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो हम यूटिलिटी को यूज करते हैं, हम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं by using the factors of production, raw materials, human resources and all these are basically factors of production. So it generates income. इससे भाई साहब इनकम आपका जनरेट होता है. ठीक है, so from production phase we move into income phase. Business firms earn income from the sale of goods and services which is distributed among the factors of production. So जितने भी आपके business firms होते हैं they generate income from the sale of goods and services. ठीक है, which is distributed among the factor of production. तो जितने भी आपके production phase है that will basically roll on to the income phase. ठीक है, and finally आपका आएगा क्या? expenditure firm. एक्सपेंडिचर फेज मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर फेज मतलब हो जाएगा भाई साहब पीपल विल गेन मनी, मतलब पीपल विल लूज मनी टू बाय द प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपके कंज्यूमर्स हो गए, दीज आर बेसिकली कंज्यूमर्स. ठीक है, हाउस होल्ड स्पेंड्स इट्स इनकम टू सैटिस्फाई इट्स वेरियस वांट्स. तो हाउस होल्ड भाई साहब इनकम स्पेंड करता है अपना टू फुलफिल इट्स वेरियस वांट्स. ठीक है, तो ये आपके सारे फेजेस हो गए. तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम सेक्टर्स. ठीक है, तो ये आपका कल हमने देखा हुआ था, ये आपके सेक्टर्स जो होते हैं हाउस होल्ड, कंज्यूमर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो आप देखो जो इनकम होती है एक नेशन में दैट विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द गवर्नमेंट. ठीक है, द फाइनेंशियल मार्केट एंड द हाउस होल्ड, इन सब में भाई साहब इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है. ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो दिस विल बी गवर्नमेंट. ठीक है, देन वी हैव कंज्यूमर, देयर विल ऑलवेज बी अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सो वन इज बेसिकली द रेंट.
ऑन लैंड, आप भाई साहब जहां पे भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे या फैक्ट्री सेटअप करेंगे, आसमान में तो कर नहीं सकते, सो यू विल हैव टू बेसिकली हैव अ लैंड रिक्वायरमेंट फॉर इट, ईदर यू बाय द लैंड और यू पे अ रेंट फॉर इट, ठीक है। सो आपका रेंट ऑन लैंड दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जो कैपिटल मार्केट से उठाते हैं उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। वॉट एवर कैपिटल यू आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट एज अ लोन फ्रॉम द बैंक और एनी अदर वेज, then you are paying an interest for it, ठीक है। so that is called interest on capital। wages to labor, तो जितने भी आपके लेबर्स होते हैं उनको आप wages पे करते हैं, ठीक है। so that is also basically a factor of production। profits to entrepreneur, तो आपका भाई साहब आप जो बिजनेस में कमा रहे हैं, बिजनेस में आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है, उन इन्वेस्टर्स को आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उनके बाद जो बचता है वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली प्रॉफिट। सो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपका बाजू वाला एग्जाम दे रहा है, विल यू स्टॉप यूजिंग दैट मोबाइल, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो वंस यू हैव यूज्ड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट रिमेन्स इज बेसिकली योर प्रॉफिट्स टू एंटरप्रेन्योर। जिसने भी भाई साहब बिजनेस डाला रहेगा उसका ये प्रॉफिट हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। देखो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मतलब कौन से होते हैं, फैक्टर सर्विसेज कौन से हो जाएंगे, व्हाट विल बी फैक्टर सर्विसेज। अरे देखो एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो फैक्टर सर्विसेज होंगे ना, ठीक है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उस इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, जो वाटर यूज हो रहा है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, दीज विल बी फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड से ये लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, हाउस होल्ड टू फर्म्स, एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपके रियल फ्लो। सो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, दैट इज नोन एज फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है, ठीक है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मनी फ्लो क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अभी देखो, अभी फैक्टर पेमेंट्स ये कहां से कहां जा रहा है भाई साहब, फर्म्स, देखो ये फर्म है, फर्म मतलब एक इंडस्ट्री हो गई, और ये हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड है। अभी इस हाउस होल्ड में से जो लेबरर्स हैं, लेबरर्स मतलब जो इस फर्म्स में काम करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, फर्म्स क्या करेंगे, इन्हीं हाउस होल्ड को भाई साहब पे करेंगे, जो उनका प्रॉफिट होगा या जो भी उनका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। तो दैट इज हाउ दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, तो दीज आर फैक्टर पेमेंट्स, these are factor payments, flow of factor payments from firms to household and consumption expenditure। अभी ये हाउसहोल्ड में सबके सब इस फैक्ट्री में नहीं गए हैं, अलग अलग फैक्ट्री में गए हैं, लेकिन ये इस फर्म ने जो प्रोड्यूस किया उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम करेंगे कब, जब उनका भाई साहब होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स, ठीक है। क्लियर है, ये आपका मनी फ्लो है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, अभी देखो यहां पे क्या जा रहा है आपका फैक्टर सर्विसेज, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, ठीक है, हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड टू फर्म्स में जा रहे हैं, और फर्म्स से आपके क्या जा रहे हैं भाई साहब, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होकर कहां पे जा रहे हैं, हाउस होल्ड में। क्या ये समझ में आ रहा है, फैक्टर सर्विसेज मतलब लेबर्स, मतलब जो लोग भी इन फर्म्स में एम्प्लॉयड हैं, तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जा रहे हैं फर्म्स में, और फर्म से जा रहे हैं भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे, हाउस होल्ड में, ठीक है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे जा रहे हैं तो हाउस होल्ड को क्या करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर, दे हैव टू बेसिकली एक्सपेंड, ठीक है, ओके। और क्योंकि फैक्टर सर्विसेज यहां पे जा रहा है तो फर्म्स को क्या करना पड़ रहा है, इनको फैक्टर पेमेंट्स देना पड़ रहा है, मतलब जो भी यहां पे एंगेज हो रहे हैं एज अ लेबरर, द फर्म्स विल हैव टू पे देम वेजेस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो इज व्हाट, रियल फ्लो इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। यहां पे भाई साहब मनी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, रियल फ्लो मतलब फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड से फर्म तक, और फर्म्स से हाउसहोल्ड तक क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज हुए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गया आपका रियल फ्लो। और आपका मनी फ्लो क्या होगा, मनी फ्लो इसी के हाउस होल्ड क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, दे विल हैव टू डू एन एक्सपेंडिचर, एंड द सेम वे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स using the factor services produced by the household, the firms will have to pay them wages, that is known as factor payments। ये हो गया आपका मनी फ्लो। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लोज, वन इज रियल फ्लो एंड द अदर वन इज मनी फ्लो।
व्हाट इज रियल फ्लो अगेन, बताइए फटाफट। रियल फ्लो इज बेसिकली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर यूजेज, एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यहां पे मनी की कोई बात नहीं हो रही है, इसी चीज को हम खरीद रहे हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में थोड़ी मिलेंगे भाई साहब, इनके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। और ये जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स में, थोड़ी ना फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, दे विल हैव टू बी पेड एज वेजेस। तो ये हो गया उनका फैक्टर पेमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो को ही हम मनी फ्लो से बैलेंस करते हैं, रियल फ्लो को ही हम बेसिकली मनी फ्लो से बैलेंस करते हैं। क्लियर है? ओके। तो हाउस होल्ड है बेसिकली, देखिए आपका एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, दिस इज बेसिकली बिजनेस फर्म। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये भाई साहब किसको करना पड़ रहा है, बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म को फैक्टर पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब जो ये लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, जो मशीन्स एम्प्लॉयड हैं, उन सब के लिए उसको पेमेंट देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा जहां पे भी उसने मशीनरी लगाई हुई है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वेजेस देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट मतलब जो कैपिटल इसने मार्केट से उठाया रहेगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो बैंक से उठाए चाहे कहीं से भी उठाए। आर वी क्लियर? सो हाउस होल्ड है, ये बिजनेस फर्म्स हैं, सो दे आर बेसिकली फैक्टर पेमेंट्स। ओके, नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा भाई साहब, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये बिजनेस फर्म्स हैं, ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, इनके गुड्स को ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे भाई साहब, दे विल एक्सपेंडिचर, इनका भाई साहब गुड्स एंड सर्विसेज बाय आउट कर रहे हैं, हेंस दे विल बी बेसिकली डूइंग अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा, ठीक है, हाउस होल्ड क्या है भाई साहब, फैक्टर सर्विसेज है, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये फैक्टर सर्विसेज है हाउस होल्ड, ये क्या है, कैपिटल है, लेबर एक्सेट्रा, ये सब प्रोवाइड कर रहा है किसको, बिजनेस फर्म्स को। भाई साहब फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या हो जाएगा, देखो कोई भी बिजनेस फर्म चलता कैसे है, हमारे पैसों से चलता है ना भाई साहब, हम कुछ ना कुछ शेयर बाय आउट कर रहे हैं, ये फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, ये कहां से जा रहा है, क्या हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म तक जा रहा है। ठीक है, सो ये गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, ये हो गया आपका रियल फ्लो। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड टू द हाउस होल्ड टू द बिजनेस फर्म्स फ्रॉम द हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो, एंड the exchange of goods and services from the business firms to the household is known as real flow. ठीक है, the amount of money that you pay in order to gain these goods and services produced by firms, the household money that is going there, that is known as expenditure. ठीक है, and the same amount of wages that the business firms have to pay to these factor payments, ठीक है, these are known as factor payments. ये हो जाएगा आपका मनी फ्लो। ठीक है, लीकेजेस और इंजेक्शंस, लीकेजेस बेसिकली क्या होंगे भाई साहब, आपको मालूम है कि अगर लीकेजेस मतलब जैसे मान लो बाल्टी फटी हुई है तो पानी बहेगा भाई साहब। ठीक है, इंजेक्शंस मतलब आप जबरदस्ती का उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट आर लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ठीक है, STMIGI ये सब आप पढ़ेंगे भाई साहब। S मतलब होता है सेविंग्स, ये टैक्सेस, एंड ये हो गया आपका इंपोर्ट। सो वॉट एवर सेविंग्स यू आर मेकिंग, वॉट एवर टैक्सेस यू आर पेइंग, एंड वॉट एवर आर योर इम्पोर्ट्स, I प्लस G प्लस I, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड हो गया आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, ये आपका भाई साहब बैलेंस होना चाहिए। तो ST प्लस M, I प्लस G प्लस I, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके, वी विल सी अबाउट दीज थिंग्स। सो लीकेजेस बेसिकली क्या हो गया, लीकेजेस मींस विड्रॉल्स ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम और मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी देखो भाई साहब, जिसने भी बिजनेस फर्म डाला रहेगा वो सिर्फ पैसे को घुमाएगा थोड़ी, वो पैसा निकालेगा भी ना। ठीक है, ही विल विड्रॉ सम मनी फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, उसकी फैमिली है भाई साहब, वो चल रहा है उस पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीकेजेस। लीकेजेस मींस विड्रॉल्स ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब समझ में आ गया, इसमें से थोड़ा बहुत जो आप विड्रॉ करते हैं उसको हम बोलेंगे लीकेजेस। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिड्यूस होगा, लेकिन वो जरूरी है भाई साहब। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीकेजेस। ओके, सो टैक्सेस, भाई अगर आपने पैसा कमाया रहेगा तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना भाई साहब। ठीक है, सो टैक्स विल बी अ लीकेज, राइट, आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से टैक्स माइनस होगा। ठीक है, वॉट एवर इनकम यू हैव जनरेटेड दैट विल बी टैक्सेस। देन इंपोर्ट, जो आपने इंपोर्ट किया रहेगा, भाई सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको इंपोर्ट करनी रहती हैं, द इंपोर्ट विल बी बेसिकली अ लीकेज। ठीक है, एक्सपेंस है आपके लिए। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया।
401k बेसिकली अमेरिका में आपका हो गया सेविंग्स, ठीक है, ये हो गया आपका सेविंग्स। देखो अब आप बोलोगे कि सेविंग्स कैसे लीकेज हो सकता है? सेविंग्स क्या है? आपने पैसा बचा कर रखा अपने लिए, है ना, तो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही तो पैसा निकाला ना, वो पैसा तो घूम रहा था, उसमें से आपने अपने लिए निकाल लिया, तो दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। सेविंग्स, इंपोर्ट एंड टैक्सेस, ऑल दीज आर बेसिकली कॉजिंग लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड दैट इज वेरी नेचुरल, ये होगा ही, ठीक है, दैट इज वेरी नेचुरल एंड दिस विल हैपन। इंजेक्शंस आर एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पैसे को बढ़ाएंगे, पैसे को जो कम करेंगे उनको हम बोलेंगे लीकेजेस। सेविंग्स मतलब जो आप अपने लिए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, देन वी हैव टैक्सेस व्हिच वी हैव टू गिव, ठीक है, एंड देन वी हैव इंपोर्ट्स भाई साहब जो आप कर रहे हैं वो आपका खर्चा ही होगा, ठीक है। इंजेक्शंस आर एडिशन टू द ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर आप इसका साइज बढ़ेगा, जैसे एक्सपोर्ट, आप जितने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे भाई साहब आपके लिए उतना पैसा जनरेट होगा, ठीक है। द मोर यू इंक्रीज द एक्सपोर्ट द मोर बेटर इट विल बी फॉर द फर्म, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? इन्वेस्टमेंट, लोग आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग यूज सम ऑफ मनी इनटू इट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। देन देयर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भाई साहब खर्चा कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर देयर, आई प्लस जी प्लस ई। Okay, if we want to grow the size of economy, increase injections, ठीक है, मतलब अगर आपको साइज इकोनॉमी का बढ़ाना है तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने रहेंगे, अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने रहेंगे तो आपको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंजेक्शंस आर मोर देन लीकेजेस, इंजेक्शंस आर मोर देन लीकेजेस, तभी तो जाकर एंटरप्रेन्योर सामने आएंगे, तभी तो जाकर लोग धंधा डालेंगे, है ना। ओके, तो इंक्रीज द इंजेक्शंस, इंक्रीज मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होने चाहिए, और क्या इंक्रीज होना चाहिए? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स में जो आप टैक्स लगाते हैं उसको थोड़ा कम कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट क्या होता है? मतलब समझ लो आप कंट्री ए में रहते हैं, ठीक है, और आप अपने गुड्स को कंट्री बी में बेच रहे हैं, कंट्री बी आपका ये लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपने इतना ज्यादा टैक्स लगा कर रखा है कि वो बोलेगी भैया रहने दो, हम किसी और से ले लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक्सपोर्ट्स की जो ड्यूटीज या टैक्सेस हैं उनको कम करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप आसानी से मार्केट में बेच सके। आज की तारीख में तो ग्लोबलाइजेशन है तो ये काफी हद तक सुधर चुका है, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ने चाहिए भाई साहब, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। देखो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट भाई साहब टैक्सेस को रिड्यूस करके आपको सपोर्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देकर आपको सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट मतलब क्या करेगा? आपको जो रॉ मटेरियल्स मिलती हैं उसमें कुछ सब्सिडीज दे दे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल पे गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाती है, ठीक है। सो जो लोग अल्कोहल बेच रहे हैं फॉर कंजम्पशन, अल्कोहलिक कंजम्पशन, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत टैक्स लगा के रखा है। अल्कोहल प्रोड्यूस करने में उतना पैसा नहीं जाता है जितना उसको खरीदने में जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काफी टैक्स लगा के रखा है ना। गवर्नमेंट बोलिए मत पियो भाई साहब, हम चाहते तुम ना पियो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई इसको वो नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई इसको कन्फ्रंट नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है। वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स फॉर गवर्नमेंट इज अल्कोहल, ठीक है। अभी उसी अल्कोहल को जब आप मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपको भाई साहब देती है सब्सिडीज, क्योंकि मेडिसिन एक एसेंशियल क्वांटिटी है भाई साहब, मेडिसिन लाइफ सेवर है आपके लिए, उसमें अल्कोहल यूज होता है, गवर्नमेंट इसमें देगी भारी मात्रा में सब्सिडीज। मतलब सोचो फिर अगर अल्कोहल के दाम पे अगर जो लोग मेडिसिन बना रहे हैं वो अल्कोहल को खरीदते थे तो आपके मेडिसिन सुपर हाई कॉस्ट में आते थे, तो गवर्नमेंट विल अलाउ सम सब्सिडीज, दैट इज हाउ गवर्नमेंट विल सपोर्ट। ये हो गया आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारी चीजों पे है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, देयर इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, देयर इज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भाई साहब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ओके, सो इन सब ये जितनी आपकी अच्छी होंगी उतना आपका धंधा अच्छा चलेगा, ठीक है। द मोर दीज थिंग्स आर बेटर द बेटर इट विल बी फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका बढ़ेगा एक्सपोर्ट्स, फिर आपका बढ़ेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी आपका बात आता है भाई साहब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लोग आप पे इन्वेस्ट करने चाहिए। अभी अगर आप एक अच्छी कंपनी चला रहे हैं एंड यू आर इन प्रॉफिट्स, देन पीपल विल डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन यू, ये आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। सो ये सब जितना आपका बढ़ेगा उतना आपका इंजेक्शंस बढ़ेंगे और लीकेजेस उतने मिनिमम होंगे, ठीक है। सो लीकेजेस विल बी देयर, मनी गोइंग इन टैक्सेस विल बी देयर,
ठीक है यार, सेकेंड इज द साइज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का साइज अगर आपको इंक्रीज करना है या इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब आपका वैल्यू ऑफ इंजेक्शंस इंक्रीजेस, ठीक है, इंजेक्शन जब आपके इंक्रीज हो, ठीक है, ओके। सो डिक्रीज लीकेजेस एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इंजेक्शंस, ठीक है। सो आपका जितना भाई साहब हम इंपोर्ट को कम कर सके, जितना हम सेल्फ सफिशिएंट बने, क्योंकि इंपोर्ट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, टैक्सेस गवर्नमेंट के मदद से अगर हम उसको कम कर सके, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली लीकेजेस। तो आपका देखो यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स हैं। हाउस होल्ड बेसिकली क्या जनरेट कर रहा है, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड टू फर्म्स, सो फर्म्स इन एक्सचेंज विल गिव देम व्हाट, फैक्टर इनकम, ठीक है, ओके। अभी आप देखो यहाँ पे फर्म्स क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, so households will in exchange give consumption expenditure. Households will basically make an expenditure or expense to buy these goods and services which are produced by the firms. So this is basically, तो आपका अगर ये वाला पोर्शन हम देखें तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, और ये वाली पोर्शन क्या वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, ये हो गई आपकी रियल वैल्यू, दिस विल बी रियल वैल्यू एंड दिस विल बी मनी वैल्यू, दिस विल बी रियल वैल्यू एंड दिस विल बी मनी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। सो टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया ये हाउस होल्ड, तो आपका हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर, एंड बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। देखो हाउस होल्ड की सेविंग कहां पे जा रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब जितने भी आपके स्कीम्स होंगे गवर्नमेंट के उसमें जाएंगे, जितने भी बैंक्स होंगे उसमें जाएंगे, और बैंक्स बेसिकली क्या करेंगे, फर्म्स में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो बैंक्स विल डू व्हाट, दे विल इन्वेस्ट इन फर्म्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये आपका, तो हाउस होल्ड की सेविंग जाएगी फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, आपके बैंक्स हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म्स हैं, ठीक है, ऑल दीज आर देयर। सो ऑल दिस सेविंग विल बेसिकली गो इनटू फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर करेगी इन्वेस्टमेंट किसमें, फर्म्स में, बाय प्रोवाइडिंग देम विद लोन्स, क्रेडिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका भाई साहब किसमें होगा, फर्म्स में जाएगा, और ये फर्म्स भाई साहब, सो इट इज अ टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो आपका भाई साहब दो सेक्टर का मॉडल हो गया, ठीक है, विद फाइनेंशियल सेक्टर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर टू सेक्टर्स अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर क्लियर क्लियर, इट्स अ टू सेक्टर मॉडल। So end use classification of goods and services. End use मतलब classification of goods and services. तो end use classification refers to categorization of goods and services on the basis of their ultimate use or the purpose for which they are used in the end. भाई साहब हम लास्ट में एक गुड या एक सर्विस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा ये डिटरमिन हो रहा है, ठीक है। रेफर्स टू द कैटेगराइजेशन, मतलब किस तरह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीमेट यूज और द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग यूज्ड इन द एंड, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो वी विल सी दिस। सो जैसे आपके टाइप्स ऑफ गुड्स हो गए, एक हो गया इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में आपके क्या क्या आ गए भाई साहब, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, मतलब जो बीच के गुड्स हैं। एक होता है आपका फाइनल गुड्स और फाइनल के बाद कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ गुड्स में आपके इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स आ गए, ठीक है, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, मतलब इन गुड्स को हम क्या करेंगे, वी विल यूज देम फॉर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ठीक है। तो हम इन गुड्स को भाई साहब यूज कर रहे हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, दे इंक्लूड व्हाट, रीसेल गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, ठीक है, फिर से इसको रीसेल किया जाएगा। फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है। देखो रीसेल मतलब गुड्स यूज फॉर रीसेल इन द सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, एक डेयरी शॉप ने क्या किया, मिल्क परचेस किया, वही आपको बेच रहा है ना भाई, जो दूध की दुकान से आप मिल्क लेकर आ रहे हो उसने तो परचेस किया रहेगा ना, तो ये क्या हुआ, उसने एक जगह से खरीदा आपको बेच दिया, तो ये क्या हुआ, रीसेल ही तो हुआ, दिस इज बेसिकली रीसेल, ओके। नाउ फर्दर प्रोडक्शन, अगर उस मिल्क का हम स्वीट्स बना रहे हैं या पनीर बनाकर बेच रहे हैं
तो मतलब हम फिर से उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। वी आर परचेजिंग द सेम रॉ मटेरियल मिल्क, बट दिस टाइम वी आर नॉट परचेजिंग इट टू डू अ रीसेल, बट वी आर रिफाइनिंग एंड सेलिंग इट in a different product, ठीक है। So further production मतलब goods used for further production like milk used for making sweets. Are we clear? Okay. If they remain unsold, then they are treated as final goods. तो आपके unsold अगर रह गई है तो इनको हम final goods बोलेंगे, ठीक है। These are known as final goods, ठीक है। तो final goods भाई साहब आपकी क्या हो जाएंगे? Refer to those goods which are used ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसको हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं या इसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इसको फर्दर रीसेल करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सो इंक्लूड्स कंजम्पशन, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर लाइक मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, भाई साहब हम लोग सब मिल्क खरीदते ही हैं, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट इज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो चीज आप फर्दर यूज करने वाले हैं, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी, आप कोई मशीन खरीदते हैं जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर है, प्रिंटर आपने घर में एक प्रिंटर खरीदा, इसको आप क्या करेंगे? पर्सनल यूज में लगाएंगे, राइट। आपको जो भी स्कूल के असाइनमेंट वगैरह प्रिंट वगैरह करने रहेंगे वो आप करेंगे इसमें से, ठीक है। और आपने दुकान में एक प्रिंटर लगा लिया तो उससे क्या करेंगे भाई साहब? उससे आप बिजनेस करेंगे, है ना। सो दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। सो सेम प्रिंटर व्हेन परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड विल बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन, सेम प्रिंटर बीइंग परचेज्ड बाय अ जेरोक्स शॉप विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जिससे पैसा कमाया जाए, ठीक है, फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो एक ही गुड का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, अलग अलग यूज हो सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स, अभी हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स मतलब बीच के गुड्स, अभी तक आपके बच्चा पूरा फिनिश गुड्स नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है, तो मतलब जो अभी और भी प्रोसेसिंग इनका भाई साहब बाकी है, so these are intermediate goods which will require further processing, resale in the same year, resale in the same year, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, resale in the same year। final goods, personal consumption होता है भाई साहब, ठीक है, there is something called as personal consumption, ठीक है, and there is investment purpose, ठीक है। तो आपके फाइनल गुड्स हो गए which will be basically used for personal consumption और investment purpose। तो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए which will require further processing and resale in the same year, फाइनल गुड्स पर्सनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या है, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट गुड्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आप भाई साहब गुड्स को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? एट द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर्स, दे आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। आप भाई साहब एक गुड को आपने दूसरे प्रोड्यूसर को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो एक कोई 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 व्हीलर में सारे पार्ट्स क्या वही बना रहे हैं। जैसे समझो आपने मारुति से कोई 4 व्हीलर खरीदा, कोई भी, ठीक है, तो टायर से लेकर सीट बेल्ट से लेकर सीट कवर से लेकर डैशबोर्ड वगैरह सब क्या मारुति बनाया जाए? नहीं, ठीक है। सो आपके जो गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट हैं, मतलब एक यूनिट गया दूसरे यूनिट के पास, फिर जाकर सारी चीजें लग गई, ठीक है। सो इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स दे आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। आप यहां तक आए, ए से बी, बी से सी, यहां तक प्रोसेस में पहुंचे प्रोडक्शन में, और आपने किसी दूसरे प्रोड्यूसर को दे दिया, तो ये गुड क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड, ठीक है, दैट इज नोन एज एन इंटरमीडिएट गुड। एग्जाम्पल, टी लीव्स यूज बाय द रेस्टोरेंट ओनर टू सर्व टी टू कंज्यूमर, ठीक है। जो टी लीव्स यूज होते हैं रेस्टोरेंट टू सर्व टी टू द कंज्यूमर, ठीक है, आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। टी लीव्स यूज बाय रेस्टोरेंट ओनर टू सर्व टी टू कंज्यूमर। फाइनल गुड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर हाउस होल्ड दे आर फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ टी विद टी लीव्स इन द किचन। क्या समझ में आ रहा है? देखो, टी लीव्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है, समझ लो चाय पत्ती जो होता है आपकी प्रोड्यूस हो चुकी है,
ठीक है। सो यहाँ पे आपका टी लीव्स प्रोड्यूस हो चुका है। अभी ये टी लीव्स आया एक रेस्टोरेंट ओनर के पास और ये टी लीव गया एक हाउस होल्ड के पास, मतलब एक फैमिली के पास गया, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट ओनर क्या करेगा, आपको चाय बनाकर पिलाएगा, ठीक है, और इसका चार्ज लेगा जो भी होगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल गुड कहां आ रहा है, क्या ये फाइनल गुड होगा? नहीं, अभी तक फाइनल कंजम्पशन नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट ओनर के पास टी लीव्स आया है बट फाइनल कंजम्पशन हैज स्टिल नॉट हैपेंड। ही विल मेक द टी एंड सर्व इट टू यू एंड चार्ज समथिंग इन द बार्गेन। तो अभी आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब इस स्टेज में जो गुड है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। यहां पे टी लीव डायरेक्टली आपके घर पे आया, आपने चाय बना के पी ली भाई साहब, ठीक है, तो यहां पे कंजम्पशन हो गया, तो इसीलिए इस गुड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइनल गुड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी नोन एज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज देखो दोनों टी लीव्स हैं, मतलब दोनों कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। एक में भाई साहब आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, आपने घर में बना के चाय पी ली, ठीक है। एक में रेस्टोरेंट ओनर के पास आया है, वो चाय बनाकर आपको देगा और उसके बार्गेन में पैसे लेगा, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। हालांकि दोनों सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्शन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। प्रिपरेशन ऑफ टी विथ टी लीव्स इन द किचन, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स, ठीक है। देखो डिफरेंस, फाइनल गुड्स क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, आपका नेचर क्या हो गया, यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहां से इंटरमीडिएट गुड्स से और भी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज हम बना सकते हैं। यहां पे फाइनल गुड्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी फाइनली कंज्यूम, इसके बाद और कोई स्टेज नहीं है, आप फटाक से उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। नेशन के इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में देखो, जैसे समझो आपका टी लीव्स है, ठीक है, टी लीव्स है, ये गया रेस्टोरेंट ओनर के पास, ये गया भाई साहब हाउस होल्ड में, यहां पे जो भी आपने कीमत से चाय को खरीदा वो आपका फाइनल प्राइस हो गया। अभी यहां पे फिर से प्राइस लगाकर वो बेचेगा कस्टमर को, ठीक है, कंज्यूमर को, ठीक है, यहां पे ये फाइनल गुड होगा। मतलब हम दो बार काउंटिंग नहीं कर सकते ना, एक बार यहां पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा और इधर भी चाय का पैसा, दो बार काउंटिंग हो जाएगी, तो यहां पे हम इसको नहीं लेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग नहीं होगी, इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग भाई साहब नहीं होगी, किसमें, नेशनल इनकम में। आपकी यहां पे फाइनल गुड्स जो होगा, जो पैसा आपने दिया वही काउंटिंग होगी, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगी। फिर आप यहां पे एक बार काउंटिंग करोगे, जो रेस्टोरेंट ओनर ने चाय पत्ती जिस पैसे से खरीदी उसको आप काउंटिंग करोगे, और जिसने चाय पिया उसने जो पैसा दिया चाय पीने के लिए उसकी भी काउंटिंग करोगे, डबल काउंटिंग हो गई भाई साहब, ठीक है। यहां पे आपकी हाउस होल्ड है तो आपने इसमें यहाँ पे एक बार में काउंट किया, तो इसलिए आप यहां पे काउंटिंग करोगे। तो हमेशा नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज की काउंटिंग कब होती है, जब वो किस फॉर्मेट में हो, फाइनल गुड्स में हो, ठीक है। दे विल नॉट बी काउंटेड इफ दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, दे विल नॉट बी काउंटेड इफ दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सेल नॉट मेंट फॉर रीसेल, फाइनल गुड्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, फाइनल गुड्स की हम भाई साहब रीसेलिंग नहीं करते हैं, दे आर मेंट फॉर रीसेल, ठीक है। फाइनल गुड्स फिर से रीसेल होंगे, ओके। प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये भाई साहब प्रोडक्शन बाउंड्री के आउटसाइड रहते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, फाइनल गुड्स, दे रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइनल गुड्स रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन के बाउंड्री के बस हो गया प्रोडक्शन इनका, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की अभी तक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रेस्टोरेंट ओनर तक पहुंचा है, कंज्यूमर तक नहीं, तो अभी भी ये प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर ही कंसीडर होगा, ठीक है। अभी तक इसका फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्या ये मालूम समझ में आ रहा है? जैसे ही ये कंज्यूमर के पास पहुंच गया, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया, जैसे ये कंज्यूमर के पास पहुंच गया, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया, समझ में आ रहा है? जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है तब तक कितने भी स्टेजेस से जाए वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके। तो फाइनल गुड्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे आपके, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।
कंजम्पशन गुड्स मतलब जिसको हम कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स मतलब क्या हो जाएंगी, जैसे आपकी जो मशीनरी वगैरह है, ठीक है, मशीनरी, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं दे आर कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स बिकॉज वी इन्वेस्ट ऑन देम, ठीक है। और कंजम्पशन गुड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग डायरेक्टली, अरे वाह वाह, सब खाते रहो, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। टूथपेस्ट, साबुन, फूड आइटम्स, एवरीथिंग डायरेक्टली आपके वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, दे आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, दे विल ऑल बी नोन एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। एंड दे कंज्यूम्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कुछ कंज्यूमर गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं आपने रात गई बात गई, मतलब आपने खा लिया खत्म, ठीक है, ये सब आप खा रहे हैं। टीवी आपने खरीदा, क्या वो रात गई बात गई होगी? नहीं ना। यू विल वॉच टीवी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू परचेज अ टीवी, यू परचेज अ लैपटॉप, यू परचेज अ मोबाइल, यू परचेज एन एसी, यू परचेज अ फैन, यू परचेज अ लाइट, व्हाटएवर, ठीक है। सो कंज्यूम्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक टीवीज, कार्स, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, व्हाटएवर, ठीक है। जो बहुत, तो दो टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक तो फटाफट खत्म और एक जो आप बहुत देर तक कंज्यूम करते हैं, ठीक है, टिल इट्स लाइफ स्पैन, ठीक है, ओके। These goods can either be consumed immediately like chocolate, chips, etc. ठीक है, जो फूड आइटम जनरली होते हैं आपके, ठीक है, और they can be consumed over a long period of time like TV, cars, ठीक है, फैंस वगैरह। टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, एक हो गया आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, गुड्स यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जैसे कोक हो गया, आइसक्रीम हो गया, एक बार में ही सब खत्म, ठीक है, आपने एक बार में एक कोक या आइसक्रीम को खत्म कर दिया, तो दीज आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, गुड्स यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एग्जांपल कोक एंड आइसक्रीम, दीज आर यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, यूज्ड फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल टूथपेस्ट, मतलब टूथपेस्ट आप एक दिन में ही पूरा खत्म कर देंगे क्या? एक कोलगेट का टूथपेस्ट लाएंगे, पूरा उसको निकाल कर पूरा मांजते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, नहीं ना, ठीक है। यू विल हार्डली स्पेंड 5 to 10 minutes and that will hardly require some amount of that toothpaste, ठीक है। सो यूज फॉर अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स यूज फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल आपका हो गया भाई साहब टूथपेस्ट, ठीक है, ओके। देन वी हैव ड्यूरेबल गुड्स which will be used for a very longer period of time, ठीक है, can be used for several years, example furniture, car, AC, camera, mobile, ठीक है, all these things durable goods, these are known as durable goods, clear है। सर्विसेज, इंटैंजिबल थिंग्स, सर्विसेज क्या होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को आप फील नहीं कर सकते, है ना, फील करने जाएंगे तो भाई साहब कुछ और ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो गैजेट्स ऑपरेट होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ सर्विस, इनटैंजिबल थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, एग्जांपल बैंकिंग, ठीक है, एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो गई। सो दिस विल डायरेक्टली सेटिस्फाई और फुलफिल ह्यूमन वांट्स, ठीक है। सो ये हो गया आपके कैपिटल गुड्स। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के विच आर रिपीटेडली यूज्ड in production of goods and services, they are known as capital goods, ठीक है, ये आपके fixed assets हो गए। Fixed assets of producers which are repeatedly used in the production of goods and services are known as capital goods। बहुत नींद आ रही है। Require repair or replacement over time as their value depreciates over a period of time। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं भाई साहब इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। मतलब देखो कोई भी चीज होगी, जैसे अगर आपने आज कोई गाड़ी ली, उसका जितना वैल्यू दिया वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप कल को उसको बेचने जाओ, आज ही गाड़ी ली अगर शोरूम से, कल आप उसको बेचने जाओगे उसका वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा, इट विल डेप्रिशिएट बाय अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वैल्यू जो है तो धीरे धीरे कम होती रहती है, डेप्रिशिएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह, और इसके लिए रिपेयर करना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। फॉर आर नॉट नेचुरल और आर मैन मेड, ठीक है, आर नॉट नेचुरल एंड आर मैन मेड। ज्यादा भी जितने भी आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब के सब मैन मेड होते हैं, दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है, ओके। डिफरेंस, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड यूज मोस्टली आर यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, एक बार ही यूज होता है। कैपिटल गुड्स यूज फॉर सेवरल टाइम्स,
बिकॉज वी नीड टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। कैपिटल गुड्स होते हैं भाई साहब फर्नीचर, मशीनरी वगैरह। प्रोडक्टिविटी, डू नॉट प्रोमोट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भाई साहब मतलब कंजम्पशन गुड्स है, मतलब उनको कंज्यूम करना है। कोई मिठाई ले लिया आपने, कंजम्पशन गुड है। कोई आपने एनी चिप्स का पैकेट ड्रॉप किया या कोई कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ये प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना है। तो भाई साहब आपके टेस्ट को फुलफिल करने के लिए आप खरीद रहे हैं, ठीक है। यूज फॉर सेवरल टाइम्स, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं वो बार बार रिपीटेडली आप यूज करते हो, ठीक है, बार बार रिपीटेडली यूज करते हो फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। जैसे समझ लो आपने प्रिंटर लिया, घर का कोई चीज प्रिंट कर दिया, तो भाई साहब वो हो गया कंजम्पशन गुड। अगर आप उसको ऑफिस में रख रहे हो, यहाँ पे या किसी जेरोक्स सेंटर में रख रहे हो, तो आपका भाई साहब वो बन जाएगा कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, वो प्रोडक्टिविटी करा रहा है, ठीक है। ओके, so then we have satisfaction of human wants, satisfied human wants directly। तो आपके जितने भी कंजम्पशन गुड्स होते हैं they will fulfill human wants directly, ठीक है। आपका भाई साहब आपने खरीदा, खत्म, ठीक है। they will satisfy human wants directly, they satisfy human wants indirectly। आपके human wants को indirectly satisfy करें। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब आपने प्रिंटर लिया, प्रिंटर से आपने अपने कॉलेज के कुछ असाइनमेंट्स प्रिंट कर दिए, हो गया भाई साहब खत्म। अभी उस प्रिंटर को आप रख रहे हैं किसी जेरोक्स मशीन की दुकान पे, तो उससे आप लोगों के काम करवा रहे हैं। अभी लोगों का काम जब हो रहा है तो लोग आपको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से आप अपनी चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं। सो आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, इनडायरेक्टली अपने वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आपने असाइनमेंट्स प्रिंट किए, ये आपके खुद के वांट्स डायरेक्टली फुलफिल हो गए। यहाँ पे आप दूसरे के वांट्स के फुलफिल कर रहे हैं, मतलब उनको प्रिंट करवाना है, फिर वो आपको पैसा देंगे, उस पैसे से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। सो आपके वांट्स यहाँ पे कैसे फुलफिल हो रहे हैं, इनडायरेक्टली। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपके कैपिटल गुड्स। डिफरेंस भाई साहब, अभी देखो प्रोडक्ट्स आपका हो गया एक फाइनल गुड्स, ठीक है। देन वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स, वी हैव कंजम्पशन गुड्स एंड वी हैव कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो फाइनल स्टेज ऑफ कंजम्पशन पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। कंजम्पशन गुड भाई साहब जो खत्म हो गया कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी हो गई, जिसको आप बार बार प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स देखो, जैसे कार क्या हो जाएगा, इफ यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड। इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी, इट विल बिकम अ कैपिटल गुड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपने अपने लिए कार खरीदा है, तो आप अपने घर के काम के लिए वो कार यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड। खत्म ना भाई साहब, कहानी खत्म, ठीक है। इफ परचेज बाय, अभी टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा भाई साहब, टैक्सी ड्राइवर अगर कार खरीद रहा है तो वो पब्लिक के ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके लिए खरीद रहा है, उसके वजह से उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो अपने वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा, ठीक है। सो इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज टैक्सी, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड। इफ इट इज परचेज बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंजम्पशन गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड, इफ परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल। अभी कोई कार ने, देखो कोई डीलर है, उसने क्या किया भाई साहब, परचेज किया कार, अभी वो रीसेल में डाल रहा है किसी और को, ठीक है। तो इफ परचेज बाय अ कार डीलर फॉर रीसेल, देन इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है, समझ में आ रही है? एयरप्लेन से हेलीकॉप्टर, ठीक है, कंजम्पशन गुड्स। इफ परचेज बाय सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो ये कंजम्पशन गुड्स हो गए। जितने भी आपके सी के ट्रांसपोर्ट होंगे, एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर अगर वो खरीद रहे हैं भाई साहब, उससे जल्दी होगा ये, ठीक है। इफ परचेज बाय सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ठीक है। इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, इट विल बिकम अ कैपिटल गुड, कैपिटल गुड बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका देखो भाई साहब, पेपर, पेंसिल्स, व्हीट, ठीक है। इफ यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, इट विल बिकम अ कंजम्पशन गुड। अगर कोई स्टेशनरी शॉप इसको खरीद रहा होगा, ठीक है। इफ लाइंग अनसोल्ड विद अ ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, भाई साहब किसी स्टेशनरी शॉप ने पेपर, पेंसिल वगैरह खरीदा, तो ये अभी तक बिका नहीं है, तो ये क्या है, आपका कैपिटल गुड है, ठीक है। इफ लाइंग अनसोल्ड विद अ ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके। इफ परचेज बाय प्रोड्यूसिंग पर्पसेस फॉर रीसेल, ठीक है। अगर भाई साहब हमने इसको इफ परचेज बाय प्रोड्यूसिंग पर्पस फॉर रीसेल, जैसे समझ लो व्हीट, किसी ने व्हीट खरीदा, लेकिन व्हीट का फ्लावर बनाने के लिए नहीं, फ्लावर मतलब आपका आटा बनाने के लिए नहीं, उसने खरीदा बिस्कुट बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, रीसेल के लिए खरीद रहा है वो, तो दैट इज, इसके लिए ये व्हीट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अ रीसेल, मतलब ये आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, देखो, इफ यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, इट विल बिकम अ कंजम्पशन गुड, ठीक है। इफ परचेज बाय शॉपकीपर फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स,
इट विल बिकम अ कैपिटल गुड। भाई साहब उसको क्यों रख रहा है? वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, इन चीजों को ठंडा देने के लिए वो इसको रख रहा है, ठीक है, फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये इफ परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम एन इंटरमीडिएट गुड, नॉट द फाइनल गुड, ठीक है। वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ठीक है, व्हीट फ्लावर, मशीन, बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी, सीमेंट एंड ब्रिक। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? फाइनल गुड्स फॉर अ हाउस होल्ड। तो व्हीट फ्लावर देखो क्या हो जाएगा, व्हीट फ्लावर, व्हीट जो फ्लावर है, आटा, ठीक है, फाइनल गुड्स फॉर अ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड के लिए भाई साहब क्या होगा? ये फाइनल गुड होगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वेदर फॉलोइंग गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो यस, व्हीट फ्लावर इज फाइनल गुड्स फॉर अ हाउस होल्ड। आटा एक फाइनल गुड है हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि उस आटे का वो बनाने वाले हैं रोटी, ठीक है, ओके। इंटरमीडिएट गुड फॉर अ बेकरी, इस बेकरी में क्या होगा? उस आटे का बनेगा ब्रेड या पाव, ठीक है, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई साहब इंटरमीडिएट गुड्स फॉर अ बेकरी। सेम व्हीट फ्लावर, the wheat flour will become a final good for a household and that same wheat flour will become an intermediate good for a bakery. machine देखिए क्या होगा? final goods if used, final good if used for production, ठीक है। आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा भाई साहब, रेफ्रिजरेटर खरीदा तो आप भाई साहब क्या कर रहे हो? उसमें सारी चीजें रख रहे हो अपने घर के, कुछ चीजों से आप खाना बनाओगे और कुछ खाना बनाकर आपने रख दिया, ठीक है। पर्पस क्या है? आप खुद कंज्यूम करो, ठीक है। तो इसके लिए उसका क्या हो गया है? दिस विल बी अ फाइनल गुड, ठीक है। उसी रेफ्रिजरेटर को अगर कोई दुकान वाला खरीदता है, किराना वाला खरीदता है, जहां पे वो ठंडी चीजों को रखेगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? या फॉर रीसेल, ओके। अगर किसी दुकान वाले ने खरीदा रेफ्रिजरेटर और उसको फिर बेचेगा कंज्यूमर को, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है, ओके। बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी, फाइनल गुड्स रिजल्ट इन फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। देखो लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी में बुक्स रीसेल के लिए नहीं रहती, तो फाइनली हो गई ना भाई साहब, वहां पे लोग जाएंगे, पढ़ेंगे और वहीं रख देंगे, वो रीसेल के लिए नहीं है, तो दैट विल बिकम अ फाइनल गुड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन फाइनल कंजम्पशन। सीमेंट एंड ब्रिक, इंटरमीडिएट गुड यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो सीमेंट और ब्रिक आपका फाइनल गुड नहीं है, लोग उसको यूज करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फाइनल गुड आपका क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड और अ रॉ मटेरियल विच इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और व्हाटएवर, ठीक है। वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स, ठीक है। तो आप देख लो भाई साहब, फर्नीचर परचेस्ड बाय स्कूल, फाइनल गुड्स फॉर द स्कूल बिकॉज द स्कूल इज द एंड यूजर, ठीक है। चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेस्ड बाय स्कूल, इंटरमीडिएट गुड्स विल बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। देखो चॉक्स, डस्टर जो भी रहेगा, ठीक है, ये टीचर यूज करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। अगर वो नहीं यूज होगा तो पढ़ाई रहेगा ना, सो इट्स एन इंटरमीडिएट गुड यूज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, फाइनल एक्सपेंडिचर एज मशीनरी विल बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, काफी सारे ईयर्स से ये यूज होगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑन अ बिल्डिंग, भाई साहब एक बिल्डिंग अगर बनती है तो उसकी देखो, आप देखोगे ये बांस उस लगाकर मेंटेन करते हैं बिल्डिंग्स को, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक, ठीक है, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका भाई साहब कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, 100 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर टाइम पे, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द गोडाउन, ये हो गया भाई साहब आपका स्टॉक, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली स्टॉक्स। फ्लो क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी फ्लो? फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हैज टाइम डायमेंशन। तो हम फ्लो को जब मेजर करते हैं, वी बेसिकली फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हैज अ डायमेंशन। एग्जांपल, मंथली वेजेस ऑफ अ लेबर, अभी एक लेबर है उसका मंथली वेज हम मेजर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, भाई साहब आप एक ईयर का मेजर करोगे या एक क्वार्टर का मेजर करोगे या एक मंथ का मेजर करोगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, अगेन दिस विल बी मेजर्ड ऑन अ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस। समझ में आ रहा है? ये फ्लो हो गया, स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। सो स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर?
ओके, तो स्टॉक एंड फ्लो देखो, जैसे मीनिंग में अगर आप देखोगे क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और फ्लो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब क्या होता है भाई साहब, जैसे इस गोडाउन में कितना आलू है अभी अभी आज इस टाइम पे, आपका देखो गोडाउन में हर रोज का मार्किंग होती है, ठीक है। सो क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक एंड क्वांटिटी मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो, ठीक है, क्लियर है, ओके। टाइम भाई साहब देख लीजिए, नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, स्टॉक हैज गॉट बेसिकली नो टाइम डायमेंशन। फ्लो में क्या हो जाएगा, टाइम डायमेंशन लाइक पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ये आपका टाइम डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। पर आवर आपका टाइम डायमेंशन होता है, पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, दीज आर बेसिकली टाइम डायमेंशन दैट आर एडेड टू फ्लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक बेसिकली एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ओके। फ्लो क्या हो जाएगा, इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दिस इज बेसिकली डायनेमिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, बिकॉज पर आवर, पर डे, पर मंथ एंड पर ईयर ये फ्लो आपका भाई साहब चेंज होता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल्स वेल्थ, बैलेंस शीट, ये आपका हो गया भाई साहब स्टॉक, ठीक है, और एग्जाम्पल्स इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हो गया आपका फ्लो, ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं भाई साहब डिपॉजिट्स की, ठीक है। तो डिपॉजिट्स आर व्हाट, आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस इज बेसिकली अ स्टॉक, ठीक है। इस बैंक बैलेंस से जो विड्रॉ होता है उसको हम बोलेंगे फ्लो, और जो बैंक बैलेंस में डिपॉजिट होता है उसको हम बोलेंगे बैंक बैलेंस और स्टॉक, ठीक है, क्लियर है। सो डिपॉजिट्स एंड फ्लो, सो देयर आर कंटिन्यूअस डिपॉजिट्स एंड देयर आर कंटिन्यूअस विड्रॉल्स व्हिच फ्लो आउट। बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट, सेविंग्स, डेप्रिसिएशन। बर्थ रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, बर्थ रेट इज बेसिकली व्हाट इज द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि उससे पॉपुलेशन डिटरमिन होता है। जीडीपी इज व्हाट, जीडीपी इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द रीजन, इन एक रीजन में या एक कंट्री में विद इन अ ईयर और व्हाटएवर। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे आपकी मशीनरी वगैरह कैसे बनी है, ठीक है। प्रॉफिट, देन वी हैव सेविंग्स, देन वी हैव डेप्रिसिएशन। किसी मशीन का भाई साहब कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन होगा, किसी भी चीज को जो आपने तैयार किया उसका कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन होगा, मतलब उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। Whether the following items are stock or flow, income of a teacher, stock or flow, flow related to a period of generally 1 month, 6 months, 1 year, ठीक है, that is basically ये टाइम फ्रेम से जुड़ा हुआ है। मशीनरी, जैसे मैं अगर आपको बोलूं इनकम ऑफ अ लेबरर, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक और फ्लो, स्टॉक होगा क्योंकि उसको डेली मिलता है, ठीक है, ओके। सो मशीनरी, मशीनरी बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी मशीनरी, स्टॉक, इट रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्लो, इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना प्रोडक्शन हुआ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विल बी बेसिकली फ्लो बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पे है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। टोटल मनी सप्लाई, दिस विल बी बेसिकली स्टॉक दैट रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। Whether the following are stock or flow, savings of a household, savings of a household by some flow relates to a period of time, ठीक है, relates to a period of time. Income of household flow because again this relates to a period of time, monthly income कितना है, ठीक है, okay. Profit flow because it relates to a period of time, it relates to a period of time. Whether the following are stock or flow, exports, capital formation, expenditure, no food और number of people employed. Exports क्या हो जाएगा, flow, this relates to a period of time, ठीक है। Exports भाई साहब क्या हो जाएगा, flow because it relates to a period of time. Capital formation, flow because it relates to a period of time. Expenditure on food by households, flow because it relates to a period of time. Depreciation of machinery, machinery की value घटना, flow because it relates to a period of time. Number of people employed, stock because it relates to a point of time, ठीक है।
स्टॉक और फ्लो, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, लॉसेस, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन द बैंक, वाटर एंटरिंग इनटू द टैंक थ्रू द टैप। ठीक है, देखो बैलेंस इन बैंक अकाउंट, स्टॉक बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लॉसेस, फ्लो बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन द बैंक, फ्लो बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, वाटर एंटरिंग इनटू द टैंक थ्रू द टैप, फ्लो बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। तो हमको पहले समझना है कि भाई साहब जीडीपी होता क्या है। ओके, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मॉनेटरी वैल्यू मतलब सिर्फ मनी वैल्यू। ठीक है, उसका क्या, जैसे देखो जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ लो कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई इनकम नहीं है उसको, लेकिन वो समाज की सेवा कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है, या कुछ काम कर रहा है वो। ठीक है, जिसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कंसिडर करेंगे। जिस गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के बाद आपका इनकम जनरेट होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और उससे जो पैसा जनरेट होता है उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ है, एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस। आपके जो करंट मार्केट प्राइसेस हैं उसके पे ये एस्टिमेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे का या पीछे का लेंगे, आज की तारीख में जो करंट मार्केट प्राइसेस है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी, मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू ऑफ सारे गुड्स और सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज, गुड्स मतलब आपका कंज्यूमर गुड्स से लेकर कैपिटल गुड्स से लेकर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज मींस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपके हो गए भाई साहब सर्विसेज। सो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस। करंट मार्केट प्राइसेस को इसलिए करते हुए जो बनता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी क्या होती है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। अभी इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस दोनों सेम है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर, अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस, और यहां पे यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। अभी देखो बेस ईयर मतलब क्या होता है, समझ लो कोरोना कभी चालू हुआ था, अभी हमारा क्या चल रहा है 2023, राइट, 2023, तो आपका हाँ 2020 में चालू हुआ था। ओके चलिए 2020 में चालू हुआ था, ठीक है, 2021 गया, 2022 गया, सारे बिजनेसेस ठप हो गए भाई साहब, है ना, धंधा पानी चौपट हो गया लोगों का। ठीक है, ओके, अभी 2023 में नहीं है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, ओके, अगर मैं 2023 में जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसको कंपेयर करूं 2022 से, तो क्या ये वैलिड कंपैरिजन होगा? सोचो, कोरोना में बिजनेस ठप, धंधा पानी चौपट, क्या उसी मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे जैसे यहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं, है ना। तो मैं अगर यहां पे 2023 की जीडीपी को 2022 के जीडीपी से कंपेयर करूं तो भाई साहब चौगुना हो गया होगा, है ना, वो नॉर्मल कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो बैक टू 2019, कोविड-19 बोलते हैं ना, यहां से चालू हुआ था दिसंबर से। ठीक है, अगर मैं 2023 को 2019 से कंपेयर करूं देन इट विल बी अ वैलिड कंपैरिजन, या 2018 से कंपेयर करूं देन इट विल बी अ वैलिड कंपैरिजन। अदरवाइज तो ये सब तो भाई साहब ऐसे ईयर्स थे जहां पे धंधा पानी चौपट हो गया था लोगों का, लॉकडाउन हो गया था। ठीक है, तो उसके साथ कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं। तो इसीलिए कभी कभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम एक बेस ईयर को चुन लेते हैं, एक बेस ईयर चुनते हैं। तो समझ लो हमने 2018 को बेस ईयर चुन लिया,
अभी इसके साथ हम कंपेयर करेंगे 2019 को, 2020 को, 2021 को, 2022 को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बेस ईयर हम चुन लेते हैं, बेस ईयर फॉर कंपैरिजन, और इस बेस ईयर को हम अलग अलग तरीकों से चुनते हैं। यहां तो आप कोविड का इंपैक्ट देख रहे हैं, हो सकता है जैसे पहले के जमाने में होता था कि बहुत भयंकर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, बहुत सब तहस नहस हो गया। अभी इंडिया एक प्राइमरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, अगर ये सारी तमाम चीजें होंगी तो भाई साहब एग्रीकल्चर इंपैक्ट होना ही होना है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। यहां पे एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस। मॉनेटरी वैल्यू, ये भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एस्टिमेटेड थ्रू बेस ईयर प्राइसेस, यहां पे एस्टिमेटेड थ्रू करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। एग्जांपल देखो, गुड्स आपका देखो, व्हीट यूनिट्स ऑफ करंट ईयर 500, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है 20, नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा 500 इंटू 20 कितना हो गया बोलो 10,000, ये हो गया आपका जीडीपी। यूनिट्स ऑफ करंट ईयर मतलब आप 500 यूनिट्स ले रहे हैं और हर यूनिट की प्राइस कितनी है 20, लेट्स से क्या है यूनिट आपका, ठीक है। तो आपका जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी हो गया भाई साहब 500 इंटू 20 दैट इज 10,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे क्लोथ 300 यूनिट्स और हर एक यूनिट का प्राइस कितना है 10, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब नॉमिनल जीडीपी 3000। क्यों बोल रहे हैं हम इसको नॉमिनल जीडीपी भाई साहब, क्योंकि ये करंट ईयर की प्राइसिंग के साथ है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब भाई साहब जो करंट मार्केट प्राइसेस से चलता हो, ठीक है। शुगर है 200 यूनिट्स है, हर एक यूनिट का भाई साहब कितना है 5, तो आपका कितना हो गया 200 इंटू 5 दैट इज 1000। इसको आप टोटल कर लो, आपका आ गया 14,000, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। इसको हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, टोटल वैल्यू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन एन इकोनॉमी, ठीक है, एस्टिमेटिंग और यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। नाउ वी विल गो टू बेस ईयर प्राइस। समझ लो कोई ईयर आपने चुना है, ठीक है, 2018 2017, उस टाइम पे भाई साहब 500 यूनिट का मतलब यहाँ पे 10 मतलब आधा था, तो यहाँ पे कितना था भाई साहब 500 इंटू 10 5000। क्लॉथ का भाई साहब उस टाइम पे 5 रुपए में मिलता था, तो इसके 300 यूनिट से कितने होंगे 1500, ठीक है। उस टाइम पे शुगर भाई साहब 2 रुपए पर केजी था या जो भी था, ठीक है, तो 200 इंटू 2 दैट इज 400, तो आपका 6900। तो ये हो गया आपका रियल जीडीपी। दिस विल बी रियल जीडीपी, दिस विल बी नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इज ऑन बेस प्राइस, सॉरी बेस ईयर प्राइस, एंड नॉमिनल जीडीपी इज ऑन करंट ईयर प्राइस, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। दोनों में आप करेंगे क्या यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट है उसके साथ, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट्स के साथ। आर वी क्लियर, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ये क्या हो जाएगा, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, करंट मार्केट प्राइसेस। तो मॉनेटरी वैल्यू है भाई साहब, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट मार्केट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइस क्या हो जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। बस इतना ही है, ठीक है। दोनों का भाई साहब मॉनेटरी वैल्यू ही है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक कैलकुलेट करता है करंट ईयर प्राइसेस में, दूसरा कैलकुलेट करता है बेस ईयर प्राइसेस में। आर वी क्लियर टू दिस वन, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी, दिस विल बी नोन एज नॉमिनल जीडीपी। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल, ओके। दिस जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। ये जीडीपी भाई साहब चेंज कब होगा, अगर आउटपुट में चेंज होगा इकोनॉमी, सो इट इज रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दिस जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। तो आपका भाई साहब अगर आउटपुट चेंज हो गया, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे या कम प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये करंट प्राइसेस पे इवैल्यूएशन कर रहा है।
आप भाई साहब 10 साल पीछे जाकर बोलेंगे अच्छा हमारी काफी तरक्की हो गई। अरे कैसे बोल सकते हैं भाई साहब, चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा ही, जीडीपी आपका बढ़ना ही वाला है। ठीक है, ओके ये वाला जो है, जो आपका रियल जीडीपी है, दैट इज बेसिकली वो आपको इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो आपका भाई साहब जीडीपी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब देखो एक बेस ईयर तुमने लिया, समझ लो 2017-18 और उसको कंपेयर करो 2023 से, तो अभी क्या हुआ, बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, कितने पैसों पे प्रोडक्शन हो रहा था, अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितने पैसों पे हो रहा है, तो ये आपका आउटपुट चेंज हुआ। ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई साहब, इट चेंजेस, अगर आप करंट प्राइसेस देखेंगे इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा और भाई साहब देखो करंट ईयर में आपका कितना प्रोडक्शन है वो भी चेंज होगा, कितने प्राइस पे हो वो भी चेंज होगा, बोथ विल चेंज। ठीक है, सो वी विल जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू आपका रियल जीडीपी, इसको हम बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, और प्राइस इंडेक्स समझ में आ रहा है, प्राइस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, अरे बोलो बोलो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री एस्टिमेटेड एट करंट प्राइसेस। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, ओके, मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है, आपका नॉमिनल जीडीपी है और ये आपका रियल जीडीपी है, मतलब कितना बढ़ा है नॉमिनल जीडीपी एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। ठीक है, ओके, जीडीपी डिप्लेटर ऑफ प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100%। एग्जांपल जैसे देखो यहां पे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ द करंट ईयर कितना है 500 है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर कितना है भाई साहब 20, तो आपका नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया भाई साहब, ठीक है 10,000। क्लॉथ 300 यूनिट्स ऑफ द करंट ईयर, प्राइस ऑफ द करंट ईयर कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस इनटू दिस दैट इज 3000। क्लियर है, शुगर यूनिट्स है 200, प्राइस ऑफ द करंट ईयर इज 5, सो दिस विल बी हाउ मच 1000, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल 14,000। क्लियर, ओके, अभी बेस ईयर का प्राइस यहां पे कितना है 10, तो 500 इंटू 10 बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 5000, 300 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा बोलो 1500, 200 इंटू 2.5 ये कितना हो जाएगा बोलो 500, सो दैट विल बी 7000। अभी मुझे बताओ डिफ्लेटर कितना हो जाएगा 7000 अपॉन 14,000, सॉरी आपका 14,000 अपॉन 7000 इंटू 100, दैट विल बी हाउ मच 200%। ठीक है, 200%। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 14,000 अपॉन 7,000 इंटू 100, दैट विल बी हाउ मच 200%। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, नॉमिनल जीडीपी यहां पे देखो 2014-15 में कितना था 6.5, 2015-16 में कितना था 8.4, 2016-2017 में कितना था 9। जीडीपी डिफ्लेटर कितना यहां पे 100, 140 एंड 125। ठीक है, आपको बेस ईयर नहीं दिया हुआ है। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हो जाएगा, उस ईयर का जीडीपी करंट प्राइसेस पे। ठीक है, ओके, चलिए अभी आपसे पूछा है फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम एंड वाई। ठीक है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, अभी जीडीपी डिफ्लेटर भाई साहब होता क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर इज भाई साहब आपका क्या हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 भाई साहब, है ना। तो यहां पे नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी 6.5। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर आई एम सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर कितना है भाई साहब 100, है ना, 100 है ये। क्लियर है, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, देखो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, रियल जीडीपी इंटू 100, ये कैंसिल, अभी इसको उधर रख दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। आपको क्या पूछा यहां पे, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी द सेम, सो दिस वुड बी द ईयर जहां पे भी आपका जीडीपी डिफ्लेटर भाई साहब 100 होगा, बाय डिफॉल्ट आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों?
आपको वैल्यूज डालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने 100 डाला, इधर बाय डिफॉल्ट 100 होगा, दोनों 100 कट हो गए, आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी भाई साहब सेम आ जाएगा। जहां पे भी आपका जीडीपी डिफ्लेटर 100 आ रहा है, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम, तो ये हो गया आपका 2014 2015। यहां पे नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रियल जीडीपी भाई साहब कितना हो जाएगा, जितना नॉर्मल जीडीपी, तो इसका रियल जीडीपी भाई साहब, इसका रियल जीडीपी भी कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, यहां पे कितना है 8.4। चलो भाई साहब, नॉमिनल जीडीपी 8.4, रियल जीडीपी हमको मालूम नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज हाउ मच 140 इनटू भाई साहब हो गया 100, तो रियल जीडीपी कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 100 अपॉन 140, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, ये हो गया आपका 84/14। सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 14, 2 7 7 2 14, 12 7 84 है ना, 12 7 84 ना, 7 2 14, ये हो गया 6 है ना भाई। तो इसका हो जाएगा रियल जीडीपी यहां पे हो गया 6.5, रियल जीडीपी यहां पे हो गया 6। ठीक है, 125 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा R, यहां पे हो गया 9 इंटू 100, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 900/125। ठीक है, 5 1 5, 5 8 40, 0, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 5 7 35, 5 2 10, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 7.2। क्लियर है? आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। कैलकुलेट रियल जीडीपी, देखो ये क्या हो गया। ओके, कैलकुलेटेड बाय, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज सीपीआई। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स सेम है, दैट इज इक्वल टू, अभी तो किया, अरे बाबा रे बाबा, ये क्या है जीडीपी डिफ्लेटर ना, यही तो हो गया आपका प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। दिस इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ध्यान बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आते हैं हम, सीपीआई। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। और दूसरा नाम क्या है इसका, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, दिस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीआई। ठीक है, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर बाय द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो लेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट फॉर करंट ईयर। मार्केट बास्केट मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ये हो गया आपका मार्केट बास्केट। तो कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इनटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर। समझ में आ रहा है? सीपीआई, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ करंट ईयर, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ बेस ईयर इनटू 100, ये हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आर वी क्लियर फॉर दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीटीबी डिफ्लेटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड दिस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स। द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर्स do not represent all goods which are produced in a country. The goods purchased by consumers do not represent all goods which are produced in a country. ठीक है, जो goods purchase कर रहे हैं consumers, they do not represent all the goods which are produced in a country. ठीक है, GDP deflator takes into account all such goods and services. Goods purchased by consumers do not represent all goods which are produced in a country. आज की तारीख में जो भी गुड्स आप खरीद रहे होंगे, हो सकता है कंट्री के बाउंड्रीज में ना बनी हो,
वो डायरेक्टली एक्सपोर्टेड चीजें हों, ठीक है। द गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री। यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। The goods purchased by consumers do not represent all the goods which are produced in a country. GDP deflator takes into account all such goods and services, सारे goods and services जो produce होते हैं, ठीक है। CPI includes price of goods consumed by the representative consumer, hence it includes prices of imported goods as well, ठीक है। तो consumer price index includes price of goods consumed by the representative consumer, hence it includes prices of imported goods as well। जो भी imported goods है उसका प्राइस भी ये इंक्लूड करता है, ठीक है। GDP डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। ये इंपोर्टेड गुड्स को भाई साहब, तो ये सारे डेट्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स को ये नहीं देखता। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन additional to real capital stock which raises the productive capacity of the economy during the year। रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो अलग अलग नए कैपिटल एसेट्स बनते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेकंड हैंड एसेट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या सेकंड हैंड एसेट्स को ये भाई साहब नहीं इंक्लूड करता। मतलब जैसे समझो आपने एक गाड़ी खरीदी, कुछ सालों तक उसको यूज किया और फिर उसको रीसेल कर दिया। सो व्हेन यू डू दिस व्हाट हैपेंस इज, जिसने आपसे परचेज किया तो उसने भी पैसे दिए आपको, तो क्या वो इनकम को आप यहां पे इंक्लूड करेंगे? नहीं, you will not include that, ठीक है। it does not include financial investment और second hand assets। example जैसे value of machinery and equipment, ठीक है। construction of business premises, आप business premises को construct करने के लिए जो पैसा खर्चा करते हैं। inventory और stock investment, तो जो भी आपका stock है जिस पे आप खर्चा करते हैं that is called inventory और stock investment। investment तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? gross investment that is capital formation, net investment और capital formation। The total capital formation in a given period in an economy is termed as gross investment, ठीक है। तो जो total capital formation होता है एक given period में एक इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं gross investment। includes both gross fixed capital formation plus stock investment। gross fixed capital भी include करेगा plus stock investment। it is always inclusive of depreciation, ठीक है। ये भाई साहब डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करेगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटती रहती है हर साल दर साल, ठीक है, घटती रहती है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इफ द नेट लॉस, अगर आपका भाई साहब नेट लॉस हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड अबॉलिसिस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो आप भाई साहब किसी भी मशीन को यूज करोगे वो धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे तो उसका वेयर एंड टियर होगा ही होगा, और जितना वेयर एंड टियर होगा उसका वैल्यू उतना ही घटता जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन से क्या होता है भाई साहब? एक तो होता है भाई साहब वियर एंड टियर, भाई साहब वो धीरे 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 खराब होता जाता है। एक्सपेक्टेड अबॉलिसेंस, अबॉलिसेंस मतलब क्या होता है भाई साहब? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एक नया गाड़ी आपने लिया है वो जिस स्मूथली चलेगा और वो जितने पेट्रोल पे चलेगा, भाई साहब पुराना गाड़ी वैसे चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो देश में आपका ड्रॉप हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी में ड्रॉप हो जाएगा। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो चेंज इन द टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, आपका चेंज इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन लाइफस्टाइल्स, ठीक है। वेयर एंड टियर, when a particular asset is purchased there are normally some wear and tear and accidental damages which cannot be made good by the current repair and maintenance। थोड़ा बहुत तो भाई साहब आपका ऐसा डैमेज होगा ही जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। some accidental damages will happen, किसी भी चीज को आप यूज करोगे परफेक्टली वैसा भी यूज होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल डैमेज तो हो ही जाएगा उसमें, ठीक है। और जिसको आप रेगुलर रिपेयर और मेंटेन से भाई साहब नहीं कर सकते, जैसे आपकी गाड़ी है, कोई डेंट आ गया भाई साहब, कहीं आपने ठोक दिया उसको तो कोई डेंट आ गया, ठीक है, वो आपके रिपेयर और मेंटेनेंस से ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि वो नया लग सकता है, उसमें थोड़ा कलरिंग वगैरह मार दिया, लेकिन वो रिपेयर और मेंटेनेंस से ठीक नहीं होगा। जैसे आपने कभी बहुत जोर से ब्रेक मारा रहेगा या आपका गाड़ी में कभी एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो उसके कुछ उर्जे पुर्जे भाई साहब ढीले ढाले हुए रहेंगे,
जो रिपेयर और मेंटेनेंस रेगुलर से ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। सो व्हेन अ पर्टिकुलर एसेट इज परचेस्ड, जब हम किसी पर्टिकुलर एसेट को परचेस करते हैं, देयर आर नॉर्मली सम वेयर एंड टियर, कुछ नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस, कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस भी होते हैं, विच कैन नॉट बी मेड गुड बाय द करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो करंट रिपेयर और मेंटेनेंस से हम इसको भाई साहब ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपेक्टेड अबॉलिसिस, एक्सपेक्टेड अबॉलिसिस मतलब क्या होगी भाई साहब? दिस विल बी चेंज इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। जैसे ऐसा आपने बहुत बार सुना रहेगा कि भाई इस गाड़ी का पार्ट अभी नहीं मिलता है, ये गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी इसका पार्ट प्रोडक्शन ही बंद हो गया है, ठीक है। तो ये आपका होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। आपका भाई साहब चेंज हो गया टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। अभी आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया और आप बोलेंगे कि उसमें मुझे ना विंडोज 9 चलाना है, नहीं चलेगा भाई साहब, विंडोज 11 का जमाना है, ठीक है। ओके, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल्स। तो भाई साहब आज की तारीख में जो कपड़े हैं, अभी 1970s में लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, आप बोलेंगे भाई साहब लंबे कॉलर वाला हमको चाहिए, ठीक है, ऐसे बेल बॉटम वाला चाहिए, तो नहीं मिलेगा भाई साहब, ठीक है। सो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन टेस्ट ऑफ पीपल, इन द प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल एंड इन देयर लाइफस्टाइल्स एज वेल, ठीक है। क्लियर है? जिसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड अबॉलिसिस, ठीक है। इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, ठीक है। तो आपके फिक्स्ड एसेट में लॉस हो रहा है, there is a loss that is happening. Capital loss भाई साहब क्या हो जाएगा? Loss in the value of assets due to natural calamities like floods, earthquakes, fires, etc. तो आपके भाई साहब जैसे एसेट में क्या क्या हो गई? नेचुरल कैलामिटीज हो गई, फ्लड हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, ये सारी चीजों की वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। दैट इज बेसिकली नोन एज कैपिटल लॉस। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, earthquakes, fires, etc. Unforeseen factors like war, theft, etc. जो आप नहीं, मतलब समझ लीजिए कोई चोरी हो गई किसी दुकान में, ठीक है, तो ये अनफोर्सीन है, इसको आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था। कोई वॉर हो गया, ठीक है, तो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, जैसे यूक्रेन में भाई साहब वॉर हो गया, ठीक है, तो इससे भी लॉसेस होते हैं, अनफोर्सीन इवेंट्स हैं। कैपिटल लॉस आर नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर लॉस परचेसेस कैन बी मेड थ्रू इंश्योरेंस। ये आपका डेप्रिसिएशन का प्रोसेस नहीं है। डेप्रिसिएशन में भी लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन में भी लॉस हो रहा है, लेकिन वो नेचुरल लॉस है, वो किसी मशीन की लाइफ स्पैन का लॉस है, ठीक है, वो होगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो वो उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं हो सकता। लेकिन कैपिटल लॉस मतलब कोई फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, या कोई वॉर हो गया, थेफ्ट हो गया, इसके वजह से जो लॉस होता है ये अनफोर्सीन होता है, ये मतलब हम देख नहीं सकते, इसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कैपिटल लॉस, और इसको हम इंश्योरेंस से बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस अगर आपने कराया होगा तो उसका बैलेंस आउट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन का इंश्योरेंस नहीं कर सकते आप, डेप्रिसिएशन होना ही होना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू हैपन, दैट इज ऑल्सो अ लॉस, एंड दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कमोडिटी दैट यू परचेज। जो भी कमोडिटी आप परचेज करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन होना ही होना है, उसका वैल्यू घटना ही घटना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, ठीक है। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या हो जाएगी? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, ठीक है। एसेट्स का भाई साहब जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, कैपिटल यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स, ठीक है, कैपिटल लॉस हो जाएगा ये, ठीक है, यूज्ड फॉर सेवरल टाइम्स, ओके। इट इज एक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये भाई साहब एक्सपेक्टेड लॉस है, ये होना ही होना है, किसी भी मशीनरी के लिए होगा ही होगा, चाहे वो पर्सनल यूज में करो चाहे आप बिजनेस यूज में करो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन होगा। प्रोमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, तो आपका भाई साहब प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये प्रमोट करता है, ठीक है। जनरली प्रोविजन इज मेड फॉर दिस एक्सपेक्टेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपने अकाउंटिंग में देखा रहेगा, आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि आपका आज जो फैक्ट्री का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एंड ऑल दैट थिंग दैट यू हैव इन अ फैक्ट्री, उसका वैल्यू घटना ही घटना है रोज, ठीक है, ओके। प्रोविजन इज डन बाय गेटिंग इंश्योरेंस डन। कैपिटल लॉस के लिए भाई साहब आप इंश्योरेंस करते हैं, वॉर से, किसी ने चोरी कर ली, इसके अगेंस्ट में जो आप करते हैं, फायर से। प्रोमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी भाई साहब इसकी प्रोमोट होती है, ठीक है। What is transfer payment and why it is excluded in national income? Payments for which no productive services are concurrently provided in exchange. अगर ऐसा कोई पेमेंट है, ठीक है, पेमेंट्स फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आर कॉन्करेंटली प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, आप उसके एक्सचेंज में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली
ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, मेंट फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मेंट फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भाई साहब इनकम जो है तो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये समझ लीजिए आपके टैक्स पेयर्स हो गए, ये आपके नीडी हो गए, ठीक है। मेंट फॉर पेमेंट्स फॉर नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर कॉन्क्रीटली प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, ऐसे कुछ पेमेंट्स जो आप करते हैं और उसके एक्सचेंज में कोई सर्विस नहीं मिल रही है आपको फटाक से, ठीक है। जैसे आपने टैक्स भरा, अब आपके इस टैक्स के पैसे से रोड्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट बनेगा, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन फटाक से आपको कोई वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं आप बेनिफिट करेंगे उससे, ठीक है, रोड्स बनेंगे, ट्रेन्स बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उससे बेनिफिट करेंगे, लेकिन इमीडिएट बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट्स फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर कॉन्करेंटली प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज। आपने भाई साहब डेटा पैक खरीदा, फटाक से आपको मिल गया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, आपका इलेक्ट्रिसिटी चालू है, तो ये सब आपको फटाफट मिल रहा है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पैसे देने से ही मिल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका आप पैसा भरते हैं लेकिन आपको इन एक्सचेंज फटाक से नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब कॉन्करेंटली प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, लेकिन लॉन्ग रन में देश उसी से चल रहा है, ठीक है। आप रोड्स यूज कर रहे हैं, आप रेलवेज यूज कर रहे हैं, आप वाटर सप्लाई यूज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों में आपके टैक्स का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजों में गवर्नमेंट कहां से पैसा इन्वेस्ट कर रही है? आपके पैसे से ही, ठीक है। सो मेंट फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये टैक्स पेयर्स का मनी जाता है जहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। A teacher's wage is a factor payment and could be included in gross domestic product. एक टीचर का जो वेज है, ठीक है, जो उसका सैलरी है, इट इज अ फैक्टर पेमेंट, मतलब वो किसी स्कूल में जाकर पढ़ा रहा होगा तो स्कूल वाले उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो इट इज अ फैक्टर पेमेंट, ठीक है, एंड कैन बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में इंक्लूड हो गया। वेलफेयर पेमेंट टू पुअर इज द पेमेंट नॉट इन रिटर्न फॉर अ सर्विस बट इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जो वेलफेयर पेमेंट किया जा रहा है पुअर को, कैसे? एग्जांपल, जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, दैट्स अ वेलफेयर पेमेंट, भाई उसके लिए खर्चा तो लगेगा ना, ठीक है। सो दैट इज अ वेलफेयर पेमेंट टू द पुअर, ठीक है, नॉट इन रिटर्न फॉर अ सर्विस बट इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, इकोनॉमी में कोई भी चीज अगर आप बिना पैसे के कर रहे होगे तो उसका मूल्यांकन नहीं होता, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। आपने आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाया, that is a welfare payment, it will not be included in economic activity, and since it is not included in economic activity it will not be a part of GDP as well। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे गवर्नमेंट ने किसी, आपको क्या लगता है आपकी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं इतनी सस्ती क्यों हैं? क्या वाकई में इतनी सस्ती हो सकती हैं? रेफरेंस बुक लेने जाइए भाई साहब, NCERT की बुक्स खरीदिए, कितनी सस्ती हैं। आप रेफरेंस बुक लेने जाइए भाई साहब, कितनी महंगी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है भाई साहब, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतना व्यवस्था किया हुआ कि कहाँ, चलो अगर कोई बुक्स बाय आउट नहीं कर सकता है, वो ई लाइब्रेरी में जाकर वहां से डाउनलोड करके बुक पढ़ सकता है। क्यों दिया हुआ है ये? ठीक है, दीज आर ऑल वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। तो वेलफेयर को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं गिनते हैं, वी डू नॉट इंक्लूड इट इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे पर्पस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, क्लियर है? ओके, डिफरेंस, फैक्टर इनकम दैट इज बायलैटरल पेमेंट, ट्रांसफर इनकम दैट इज यूनिलैटरल पेमेंट, पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट इन रिटर्न फॉर फैक्टर सर्विसेज। भाई साहब एक जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, वो गया, उसने काम किया और उस काम के बदले में उसको क्या मिला? वेज, ठीक है, सैलरी मिली, तो ये अपने फैक्टर सर्विसेज की वजह से उसको फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ। क्लियर? क्लियर, ओके। ट्रांसफर इनकम कैसा है? पेमेंट रिसीव पेड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, किसी को, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड और पेड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, किसी को आपने पेमेंट किया विदाउट एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, बिना किसी गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाई साहब ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। विदाउट एनी, जैसे पेमेंट रिसीव्ड और पेड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाना, ठीक है, या ऐसा कोई वेलफेयर का काम करना जिसमें पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। आपने टैक्सेस दिया, फटाक से आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन देश का भला हो रहा है, और देश के भला होने में आपकी साझेदारी है,
कल को आप भी इसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। आप यहां से भाई साहब वीटी में एक ओला से जाइए या उबेर से जाइए भाई साहब, आपका नहीं करके 2000 का बिल बन जाएगा। वही आप भाई साहब ट्रेन से जाइए 25 रुपए में पहुंच जाएंगे। कौन दे रहा है आपको ये ट्रेन का सर्विस? गवर्नमेंट। कहां से देगा? जब तक आप टैक्स का पैसा नहीं भरेंगे तब तक वो कहां से देगा? तो फायदा तो आप उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल रहा है, लेकिन आप उसको इमीडिएटली बैलेंस नहीं कर पा रहे। अच्छा चलो मैंने 1000 रुपए का टैक्स भरा तो मेरे इतने बचे, ये सब आप कोरिलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कोरिलेट दिस डायरेक्टली, लेकिन फायदा हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, यूनिलैटरल पेमेंट। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, आपने फैक्टर इनकम है, इसको आप नेशनल इनकम में गिनेंगे। ट्रांसफर इनकम को आप नेशनल इनकम में नहीं गिनेंगे। इट कैन नॉट बी काउंटेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम पीपल, ठीक है, बिकॉज इनका अल्टीरियर मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के दायरे में ही नहीं है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब। एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सब हो गए भाई साहब। एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। गवर्नमेंट भाई साहब, अभी तो पेंशन का स्कीम बंद हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट पहले पेंशन दिया करती थी अपने एम्प्लॉयज को। दैट इज बेसिकली अ पेंशन, मतलब अभी वो जब काम करने के लायक नहीं रहे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट की सर्विस की है, देश का भला किया है, तो अभी उनको पेंशन दिया जाता था। अभी ये स्कीम तो खैर नहीं है। गिफ्ट्स, गवर्नमेंट गिफ्ट्स देती है, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हमारे देश में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन यूएस जैसे कंट्रीज में है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है, ठीक है, फॉर सर्टेन रीजंस उसको अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी काफी सारे प्रोसीजर्स हैं। तो देयर आर सम अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स दैट आर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट चेक्स देती है, जब तक कि उसे दूसरा जॉब ना मिल जाए, ठीक है। दोज आर नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। सो इसके बदले में ये सारा पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब? ऑब्वियसली टैक्स के पैसे से आ रहा है, जो पब्लिक टैक्स भर रही है उसी पैसे से तो आ रहा है ये सब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पेड, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, देखो, ठीक है, ये कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट एड से तो आ रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एड से क्या आ रहा है? ओल्ड एज पेंशन। मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में, गांव खेड़े में जहां पे लोग ज्यादा करके गरीब हैं, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। आप अगर एमबीबीएस कर रहे होंगे तो आपका 1 साल इंटर्नशिप किसी गांव खेड़े में होता है जनरली। गवर्नमेंट चाहती है कि एक डॉक्टर अपना 1 साल कम से कम रूरल डेवलपमेंट में लगाए, रूरल लोगों को इलाज में लगाए, ठीक है। ज्यादा करके डॉक्टर्स बन जाते हैं तो सब शहर की तरफ भागते हैं, पैसे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम मजबूरन किसी को इंटर्नशिप कराएं तो वो सर्विसेज रेंडर होगा। खैर, तो ये मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, ये भी कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज आर ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये आपके ट्रांसफर पेमेंट है, गवर्नमेंट इसके लिए पे कर रहा है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर जाकर किसी रूरल एरिया में रह रहा है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव हिम अ क्वार्टर टू स्टे, गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट ही इज वेल फेड, ठीक है। उसका राशन पानी का खर्चा गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कुछ नॉमिनल सैलरी देगी उसको, वो भी गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। ओल्ड एज पेंशन, हमारे देश में तो अभी पेंशन का स्कीम खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन पहले था। फ्री स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स, आपको जो मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जो उनको अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस में अलग अलग स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, तो वो भी एक भाई साहब किस टाइप का हो गया? ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। So old age pension, that is transfer payment. Retirement pension, that is compensation of employees, compensation of employees, ठीक है। Economic territory, domestic territory, geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely and includes पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। तो एक देश का भाई साहब टेरिटोरियल, देखो देश का भाई साहब ये मैप हो गया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई, इंडियन ओशियन मतलब ये भरा पूरा उसका इंडिया का वाटरवेज हो गया, और एयरवेज, ये 3 चीजें हैं, टेरेस्ट्रियल, वाटर एंड एयरवेज। दीज आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट एज अ नेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रंटायर्स मतलब देश की जो बाउंड्रीज हो गई, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, हर देश का टेरिटोरियल वाटर होता है, मतलब ओशन में भी उसका कुछ हिस्सा होता है, एंड एयर स्पेस, जहां से भाई साहब एरोप्लेन्स वगैरह जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, जहां से फ्लो हो रहे हैं,
ठीक है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल राइट्स, ठीक है, नेचुरल गैस राइट्स, ये फिशिंग वेसल्स हो गए। ये सारी तमाम चीजें हो गई जो इकोनॉमिक टेरिटरी में आती हैं। ओके समीक्षा जी, आप तो सही जाएंगे, ठीक है, जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।